हेलो एवरीवन। और आज हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो है नेशनलिज्म इन इंडिया। और चूंकि इम्पोर्टेंट है और हमें काफी चीजें इसमें जो है वो जानना जरूरी है, क्योंकि मैं सच बता रहा हूँ इसमें बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी। खासकर गांधी जी के जो रूल्स एंड फिलोसफीज हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं उनके, वो काफी मजेदार हैं एंड ट्रस्ट मी उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो टॉपिक है वो देख लेते हैं, जिसमें आपका थोड़ा सा आइडिया ऑफ सत्याग्रह है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, सिविल डिसोबीडियंस और सॉल्ट मार्च है, रॉलेट एक्ट, हाउ डिड एवरीवन गेट्स यूनाइटेड, और उसमें गांधी जी के और सारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके क्या रोल्स थे। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं और या फिर पर्टिकुलरली बात करूं तो गांधी जी का इसमें बहुत बड़ा रोल है। इसमें से आपको जितने सारे मूवमेंट दिख रहे हैं उसमें से लगभग सारे मूवमेंट गांधी जी के द्वारा किए गए हैं, और जो कि काफी इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले नेशनलिज्म का मीनिंग समझ लीजिए पहली बात। ठीक है। नेशनलिज्म को हिंदी में बोलते हैं जैसे कि राष्ट्रवाद। तो नेशनलिज्म का मीनिंग क्या होता है कि जब आप अपने राष्ट्र के लिए, अपने कंट्री के लिए, अपने देश के लिए पूरी तरीके से समर्पित होते हैं, और आपका देश जैसे आपको डिमांड करता है कि आपको उसकी देश की रक्षा के लिए आपको अपनी जान तक भी दे देनी चाहिए, तो आपको देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड नेशनलिज्म। ठीक है ना। मतलब जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे जितने सारे, जवाहरलाल नेहरू तो आप ऐसे कह सकते हैं जिन्होंने एक लेवल तक फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने, उनका भी एक अलग रोल था। गांधी जी का एक अलग रोल था एज ए फ्रीडम फाइटर। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह का एक अलग रोल था। तो सुभाष चंद्र बोस और इन लोगों का क्या था और सारे लोगों का क्या था, एक ही मोटिव था कि किसी भी तरीके से देश को इंडिपेंडेंस कराना है। उससे ज्यादा जरूरी अभी कुछ नहीं है, उसके लिए जान तक दो, तो कोई उसमें बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना। खैर, तो नेशनलिज्म का मीनिंग ये है, ए पर्सन हु सैक्रिफाइस्ड हिज एंटायर थिंग फॉर हिज फॉर्चून ऑफ द कंट्री, फॉर हिज सर्वाइवल ऑफ द कंट्री। मतलब कि वो अपने देश के आगे कुछ भी करना। ठीक है ना। दैट इज कॉल्ड नेशनलिज्म। अब इसमें जो चैप्टर स्टार्ट होता है उसमें जनरली जो है मूवमेंट अलग अलग टाइप्स के। सबसे पहले हम बात करेंगे सत्याग्रह की। दैट इज गिवन आइडिया ऑफ सत्याग्रह, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा गिवन है। महात्मा गांधी सत्याग्रह के मीनिंग जैसे अगर इसको हिंदी में लिखते हैं तो आपको थोड़ा सा इसको, एक्चुअली शब्द हिंदी से ही आए, तो सत्य प्लस आग्रह, मतलब सत्य की तरफ बढ़ना, एक इसका मीनिंग है। तो जनरली सत्याग्रह का मीनिंग सिर्फ एक सत्य की तरफ बढ़ना ही नहीं था, इसके पीछे बहुत बड़ा उनका प्रिंसिपल और बिलीफ था। एक कमाल का मतलब उनका ये मानना था। उनका मानना था इस सत्याग्रह के अकॉर्डिंग कि अगर आपको लगता है कि ये चीजें सच है और इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि इसमें थोड़ी भी चीजें गलत हैं, तो आपको उसको, मतलब उसके साथ आगे जाना चाहिए। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात, आपको कभी भी वायलेंस नहीं करना चाहिए उसको प्रूव करने के लिए। गांधी जी इस पे पूरी तरीके से बिलीव करते थे कि अगर मैं सच हूं तो मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, और मेरा कोई कुछ नहीं करने के अलावा मुझे उस चीज को प्रूव करना है तो मैं वायलेंस का सहारा नहीं लूंगा। ठीक है। वो नॉन वायलेंस पे ही पूरी तरीके से बिलीव करते थे। तो सत्याग्रह में जनरली ट्रूथ एंड जो आपका नॉन वायलेंस जो बात आई है, वो सत्याग्रह आइडिया ऑफ सत्याग्रह है कि अगर आपको बिलीव है कि ये चीजें आप जो कर रहे हैं सच कर रहे हैं और इसमें कोई गलती नहीं है, तो आपको आगे बढ़ना चाहिए उसको प्रूफ और उसको करने के लिए, और उसमें कोई भी वायलेंस का सहारा नहीं लेना चाहिए। अब उसको आगे बढ़ के दिया जाता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। देखिए इसमें पहले क्या था, अगर आप देखोगे पूरे नेशनलिज्म में, तो इंडिया को और गांधी जी को इतना प्रॉब्लम सिर्फ एक ही चीज में होता था। वैसे तो लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स है, लेकिन प्रॉब्लम सबसे इंपॉर्टेंट बड़ा क्या था पता है आपको? इंडिया गुलाम इसलिए नहीं था क्योंकि लोग और अंग्रेज या ब्रिटिशर्स आकर यहाँ के लोगों पे गुलामी करते थे और यहाँ के लोग कमजोर थे, ऐसा नहीं था। प्रॉब्लम क्या था कि इंडिया को इतने भागों में बांट दिया गया था, यूनिटी नाम की कोई चीज ही नहीं थी। आप समझ रहे हैं, ये सबसे बड़ा जो आप बोलते हैं ना, फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल। अंग्रेजों को ये चीजें पता था अच्छे से कि इन लोगों को, मतलब कुछ भी बोलो, ये लोग एक साथ रहने को तैयार ही नहीं है। अभी एक ही कंट्री में इतने सारे राजाओं का होना, इतनी सारा डाइवर्सिटी होना, एक दूसरे में कोऑपरेशन नहीं था, एक दूसरे को मारने काटने में लगे हुए थे। इसी का फायदा तो ब्रिटिशर्स ने उठाया। तो गांधी जी का रोल इसमें इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि गांधी जी ने पूरे कंट्री को यूनाइट करने के लिए बहुत सारी चीजें करी, और वो भी सबसे, आप सोच सकते हैं कितना महान काम है, बिल्कुल बिना नॉन, मतलब बोलते हैं ना कि बिल्कुल भी वायलेंस नहीं,
मतलब नॉन वायलेंस के बेसिस पे उन्होंने पूरे कंट्री की जो यूनिटी है उसको कायम किया। इतना ज्यादा मतलब मार्केट था अपने आप में कि क्या मूवमेंट काम करेगा अगर आप लोग खुद ही यूनाइटेड नहीं है तो इंडिया का सबसे गुलामी का कारण ये था कि लोग यूनाइटेड नहीं थे, ठीक है ना, बिल्कुल यूनिटी नाम की कोई चीजें नहीं थी, आपस में ही मर कटने के लिए तैयार थे। खैर, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होने के पीछे बहुत सारे कारण थे। कारण ये था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ ना, दैट इज 1914 टू 1918 के बीच में, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ कि काफी ब्रिटिशर्स सभी लड़ाई, सभी बहुत सारे कंट्रीज में फाइट किए, ब्रिटिश ने भी लड़ाई किया, ब्रिटिशर्स को काफी लॉस हुआ और वो भरपाई कहाँ से करना शुरू किए, इंडिया से। तो जो किसान थे उन पे ज्यादा प्रेशर आ गए और फाइनेंशियली तो काफी लॉस हुआ, काफी ज्यादा फाइनेंशियली लॉस हो गया, जिसके चलते पूरी भरपाई कर रहे थे इंडियन कंट्री से, कॉमन मैन को काफी परेशानी हो रही थी। और उसके बावजूद बहुत सारे ऐसे देश, बहुत सारे ऐसे जगहों पे मतलब बारिश नहीं हुई, कहीं सुखाड़ पड़ गया, कहीं जो है अनाज का प्रोडक्शन हुआ ही नहीं, तो लगभग बहुत सारे 1 मिलियंस लोग मरे थे। अगर वेस्ट बंगाल की मैं बात करूं, और बहुत सारे ऐसे एरिया जहां पे 10-10 लाख लोग, 25-25 लाख लोग भूख के कारण मर चुके थे। तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि क्या सिचुएशन रहा होगा। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब चीजें हुई और अंग्रेजों ने चूंकि मुताबिक वो जो उन्होंने एक्चुअली वादा किया भी था कि वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद चीजों को बदलेंगे और इंडिपेंडेंस करेंगे, लेकिन उन्होंने फिर अपने बाद जो किए हुए वादे थे उससे मुकर गए। तो गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में सीधा क्या बोले, जैसे आप इसको बोल सकते हैं कि एक तरीके से मैं अंग्रेजों को किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं करूंगा, ठीक है ना, अंग्रेजों का दिया हुआ चीज है कुछ भी नहीं करूंगा। जैसे स्वदेशी मूवमेंट आप एक तरीके से है, उसमें क्या है कि उनका कोई भी दिया हुआ चीज नहीं पहनूंगा, इसलिए वहां से उन्होंने खादी का और जो चरखा आप जो जानते हैं, जो अपने लिए उन्होंने धोती और ये सारी चीजें तैयार की खुद से ही, बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल था जो किया, और फिर लोगों को भी प्रेरित किया। और इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से हुआ क्या कि पूरी तरफ हाहाकार मच गया और सभी लोगों ने एकदम से साथ दिया और बाइकआउट करना शुरू कर दिया ब्रिटिश के प्रोडक्ट को, मतलब हर चीज को। लेकिन इतना इजी नहीं था कि आप चीज को कर सके, क्योंकि हमारे में कुछ था ही नहीं, हमारे पास कुछ था ही नहीं, सब कुछ उन्हीं के पास था। लोगों ने आकर कर तो दिया, लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे वो करना शुरू कर दिए। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को फिर बाद में गांधी जी ने विथड्रॉ कर लिया, एक तरीके से कह सकते हैं रोक दिया, क्योंकि वायलेंस काफी बढ़ गया था उस चीज के नाम पर। और आसपास के एरियाज में जो है, जो लोकल एरियाज आप समझ लीजिए, प्लांटेशन वर्कर, पीजेंट्स, ये सारी चीजों ने गांधी जी को फुल सपोर्ट करने के चलते वायलेंस का जो है रास्ता अपना लिया और अंग्रेजों को काफी हद तक नुकसान भी पहुंचा। जो लोकल और सारे हीरोज थे, जैसे उसमें आपको नाम पढ़ने को मिलेगा एलुरी सीताराम राजू, जिन्होंने गांधी जी से काफी इंस्पायर हुए थे और गांधी जी से काफी इंस्पायर होकर चीजों को करते भी थे। लेकिन वायलेंस, वो इस बात पे बिलीव करते थे कि गांधी जी तो हर तरीके से सही है, लेकिन हम आजादी सिर्फ वायलेंस के बेसिस पे ही ले सकते हैं। तो फिर उसको बाद में उन्होंने, अंग्रेजों ने उनको कैप्चर, ब्रिटिशर्स ने उनको कैप्चर किया और फिर वो मारे गए। लेकिन इस तरीके से वायलेंस काफी बढ़ गया। उसमें एक चौरी चौरा कांड भी काफी फेमस है, जो कि उत्तर प्रदेश में हुआ, गोरखपुर के पास। चौरी चौरा कांड के कारण भी गांधी जी ने उस चीज को विथड्रॉ किया। मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कुछ हद तक सक्सेसफुल इसलिए हो गया क्योंकि लोग एकदम से बाइकआउट कर दिए ब्रिटिशर्स को, और इनका मूवमेंट सिर्फ इसलिए था कि हम अंग्रेजों को सपोर्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। और उसमें और भी चीजें रीजन थी। अब जैसे रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट क्या है? रॉलेट एक्ट में ये क्या किया इन्होंने, अंग्रेजों ने साफ तौर पे बोल दिया कि भैया आप 3 आदमी, 4 आदमी या 5 आदमी के ग्रुप बना के कहीं रह नहीं सकते, अगर आप ऐसे रहते हैं तो काफी टाइट पनिशमेंट आपको मिलेगा। अब ये भी एक चीज उसके अंदर रीजन था जिसके बारे में गांधी जी भी परेशान थे। प्लस जालियांवाला बाग जो कि 1919 में हुआ अमृतसर में, आपको पता है सबसे दर्दनाक वो जो है नरसंहार था, सबसे बड़ा जो है वायलेंस था जो कि जनरल डायर ने किया था, उसमें लाखों लोग उसमें मारे गए थे। तो बहुत सारे रीजन थे जिसको गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से जोड़ के स्टार्ट किया कि अब हम ब्रिटिशर्स को जो है सपोर्ट नहीं करेंगे, बहुत हो गया, अब सपोर्ट हम उनका नहीं करेंगे और उनके सारे चीज को बाइकआउट करेंगे। तो ये सब कुछ हो रहा था। और बाद में फिर जब नॉन कोऑपरेशन उन्होंने विथड्रॉ किया, उसको रोका, तो उसके पीछे एक कारण था कि अब लोग ही आपस में जो है अंग्रेजों को मारने के लिए, और वायलेंस काफी हद तक बढ़ गया, जिसमें चौरी चौरा कांड भी एक तरीके से था। एलुरी सीताराम राजू का मैंने एग्जाम्पल दिया, और भी बहुत सारे प्लांटेशन वर्कर, पीजेंट्स, फार्मर जो अपने ऊपर जमींदार है, कुछ ब्रिटिशर्स उनको मारने लग गए, उनको एक करने लगे, इंस्पायर होकर काफी जला कर रख कर दिया गया, मतलब पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हुआ।
तो नॉन कोऑपरेशन उनको विथड्रॉ कर लिया गया। अब देखिए इसमें फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या सॉल्ट मार्च, इसको भी स्टार्ट किया गया। गांधी जी ने स्टार्ट क्यों किया? देखिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में उन्होंने सिंपल सा बोला कि हम आपको सपोर्ट तो नहीं करेंगे, वो तो क्लियर है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अकॉर्डिंग, बट अब हम आपने जो रूल्स बनाए हैं उसको ब्रेक भी करेंगे। इस सिविल डिसोबीडियंस का मेन मकसद था, जिसके अंदर सॉल्ट मार्च भी आप कह सकते हो, सॉल्ट मार्च या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो मतलब क्या समझ, इसमें क्या था, हम सहयोग नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन इसमें क्या था कि अब सहयोग तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब आपने जो रूल बनाया उसको ब्रेक भी करेंगे। तो इसलिए उन्होंने सॉल्ट मार्च किया था, और जाकर वहां पे जो अंग्रेजों ने नियम बनाया था कि आप इससे सॉल्ट नहीं ले सकते इस समुद्र से, तो गांधी जी ने सोचा कि मेरा समुद्र है, हमारे देश की चीज है और हम कैसे नहीं ले सकते, तो इसलिए जाकर उन्होंने और वहां पे रूल को ब्रेक किया था। तो सहयोग तो नहीं ही किया, प्लस उनके रूल को भी ब्रेक किया। दैट इज कॉल्ड सिविल डिसोबीडियंस या सॉल्ट मार्च मूवमेंट, ठीक है। रॉलेट एक्ट सिंपल अंग्रेजों के द्वारा लगाया गया था। रॉलेट एक्ट में वही था कि नो पीपल कैन गैदर एट ए प्लेस, ज्यादातर क्राउड में हम गैदर नहीं हो सकते, ऐसा होता है तो पनिशमेंट काफी हाई देते थे। उसके बाद ये सारी चीजों के बाद इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मैंने बोला ना कि इंडिया का डेवलपमेंट, सॉरी जो इंडिपेंडेंस में सबसे बड़ा रोल था कि यूनाइटेड नहीं होते थे लोग, तो उसमें खिलाफत मूवमेंट जो है, जैसे शौकत अली और दो अली ब्रदर्स जो थे, उन्होंने गांधी जी के साथ मिलकर चीजें करी कि हमने इंडिपेंडेंस दिलाएंगे, लेकिन उनको क्या है कि फिर से ये चीज गड़बड़ हो गई। उनको ऐसा लगा कि जो है हिंदुइज्म ज्यादा प्रमोट हो रहा है, तो उन्होंने फिर डिमांड कर दिया कि हमें अलग स्टेट चाहिए, हमें अलग राज्य चाहिए। लेकिन गांधी जी पूरी तरीके से इस बात पर बिलीव करते थे कि अगर हमें अंग्रेजों को भगाना है तो हमें एक साथ होकर ही लड़ना पड़ेगा। हम कभी भी अलग होकर लड़ेंगे तो फिर कभी पॉसिबल ही नहीं है कि इंडिपेंडेंस हो सकता है, ठीक है। लेकिन फिर भी खिलाफत मूवमेंट में भी बहुत सारी चीजें उनके साथ गांधी जी ने काम किया। लेकिन लेटर ऑन जब बंटवारा और जब इंडिपेंडेंस के कगार पर हो गया, तो जो जिन्ना साहब आए और सारी चीजें वहां जब होने लगी कि कौन क्या बनेगा, तो वहां पे उन्होंने भी बोला कि मुस्लिम लोगों ने डिमांड कर लिया कि हमें जो है अलग चाहिए। और हालांकि उसके पीछे एक रीजन था, क्योंकि कुछ कुछ चीजें ऐसी हो गई थी, बट इंटेंशन खराब नहीं था। खैर उस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट गांधी जी फिर भी इन सब के बावजूद मानते थे कि बंटवारा करके ये सारी चीजें करके हम कभी भी इंडिपेंडेंस नहीं ले सकते। अब बात ये है सबसे बड़ा बात कि हाउ डिड एवरीवन गेट्स यूनाइटेड। बहुत मतलब एवरीवन मैंने यहाँ लिखा है, लेकिन इसका मीनिंग सिंपल ये है कि बहुत ज्यादा लोग फिर यूनाइट आखिर हुए तभी इंडिपेंडेंस मिला। तो रीजन देखिए क्या था, रीजन सिंपल एक बात का ये था कि उसके बाद धीरे धीरे क्या है, लोगों ने और गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सियार दास, बहुत सारे बहुत सारे लोग जो हैं, इसमें जब कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमिंग हो रही थी और भी सारी चीजें, अब रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या जो है आपका बहुत सारा सॉन्ग आने लगा, नेशनल सॉन्ग, नेशनल फॉल्क किताबें आई, जैसे भारत माता का आपको जो पिक्चर आने लगा, ये सब चीजें क्यों आई? एक सिंबल के रूप में तिरंगे झंडे को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? ताकि लोगों को लगे कि सेंस ऑफ फीलिंग ये मेरी कंट्री का है। उससे पहले लोग एक ब्रिटिशर्स के कंट्री या अपने छोटे छोटे राज्य और छोटे छोटे धर्म के अकॉर्डिंग एक झंडा बनाकर उसके प्रति अपने रिस्पेक्ट को देते थे। इसलिए इन्होंने, गांधी जी और सभी लोगों ने सोचा कि हमें एक सिंबल चाहिए जिससे लोगों का सेंस ऑफ फीलिंग है कि ये मेरी कंट्री है, मुझे इसको रिस्पेक्ट करना है। तो तिरंगे का इंट्रोड्यूस हुआ। फिर भारत माता जो आप जानते हैं, ये सब इंट्रोडक्शन भारत माता इसलिए क्योंकि लोग उस समय क्या रिलीजियस चीजों पे बहुत ज्यादा बिलीव करते थे। तो वहां से भारत माता की एक सेंस ऑफ फीलिंग डाली गई कि हमारी कंट्री जो है भारत माता है, तो हमें रिस्पेक्ट करने, इसी के लिए लड़ना है। ये सब यूनाइट करने के लिए चीजें गई। किताबें ऐसे लिखी गई जिससे लोगों को एक साथ आए, नॉवेल्स किताबें लिखी गई। तो इस सब के सब ये मैं बता रहा हूँ, बट प्रोसेस इतना इजी नहीं था। नेशनल सॉन्ग आया, नेशनल एंथम आया, इन सब चीजों से लोगों के अंदर सेंस ऑफ फीलिंग क्रिएट करनी होगी, भैया ये इंडिया हमारी कंट्री है, तो कोई राज नहीं कर सकता। तो ये बहुत ही मजेदार इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसके अलावा और भी इसमें बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने को, लेकिन अगर आप इतना सारी चीजों को कवर कर लेते हैं तो आपको कोई चीज छूटेगा नहीं। इसके बावजूद भी कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से जरूर पूछिएगा, लेकिन ये काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आप इसको थोड़ा सा खुद से रीडिंग जरूर करिएगा तो आपको और मजा आएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।